अर्मेनिया को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा क्या बोला है जो अजरबैजान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं चाइना अब क्यों कह रहा है हमें छोड़कर मत जाओ और देशों से आह्वान कर रहा है। आखिर क्या हो रहा है चाइना के साथ। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और रूस के बीच बने उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ने एक इतिहास रचा। इस कॉरिडोर के रास्ते पहली बार भारत की ओर जाने वाले 2 ट्रेनें रवाना हुई हैं। कुजबास से भारत की ओर जाने वाली दोनों ट्रेनें उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कॉरिडोर के रास्ते यात्रा पर निकली है। रूसी रेलवे ने दोनों ट्रेनों के रवाना होने की पुष्टि की है। इन ट्रेनों की यात्रा साइबेरिया से शुरू हुई है और फिर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान होते हुए ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पहुंची है। इसके बाद अब ट्रेनों में लदा कोयला मुंबई के लिए समुद्र के रास्ते यात्रा के अंतिम चरण में रवाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का एक 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है और इस मार्ग में मुख्य रूप से भारत, ईरान, अजरबैजान और रूसी संघ से जहाज, रेल और सड़क के माध्यम से माल ले जाना शामिल है। गलियारे का उद्देश्य मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्राखान, बंदर अंजली आदि जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापार संपर्क को बढ़ाना है। 2014 में 2 मार्गों का ड्राई रन किया गया था। पहला मुंबई से बाकू वाया बंदर अब्बास और दूसरा मुंबई से अस्त्राखान वाया बंदर अब्बास। तेहरान और बंदर अंजलि विचाराधीन अन्य मार्गों में कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते शामिल हैं। इस गलियारों को अशगाबाद समझौते के साथ भी जोड़ा जाएगा, जो भारत को, ओमान को, ईरान को, तुर्कमेनिस्तान को, उज्बेकिस्तान को, कजाकिस्तान को भी इसमें जोड़ने की बात हो रही है। लेकिन अभी एक खबर ये भी आई थी कि शायद इस गलियारे में पाकिस्तान की भी एंट्री हो। वैसे अब इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि यूरोप और रूस के बीच में एक और गलियारा बना रहा है भारत, और ये गलियारा अर्मेनिया से होता हुआ ट्रांजिट करेगा। हालांकि अब ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में ही जुड़ेगा या फिर अलग से कुछ होगा, इसको लेकर अभी कोई क्लियरिटी नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि 70-80 साल पहले जो ये कॉरिडोर बनाया गया था, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अब ये पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ रहा है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अर्मेनिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इन रिश्तों को हम आगे भी ले जाना चाहेंगे। और ये चीजें बता रही है कि अर्मेनिया अभी काफी लंबे गेम में रहेगा और अजरबैजान और पाकिस्तान यहाँ पर आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, तो कोई न कोई काउंटर करने के लिए यहाँ मौजूद रहेगा। वैसे भारतीय पीएम के चुनाव के बाद ये सीधे पहुंच रहे हैं रूस और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं क्रेमलिन अभी इनके आने की तैयारी कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब रूस और भारत के बीच में आने वाले दिनों में कई सारे घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं चाइना के प्रीमियर ये बुरी तरीके से बौखलाए हैं और ये पहुंचे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। एक तरफ जहां ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि ये बौखलाए हुए भी थे और इन्होंने धमकियां देना भी शुरू कर दिया। धमकियां क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने पहले तो ये कहा कि देखिए, जो भी देश हैं, आप लोग डीकपल होने वाले जो चीज है अमेरिका की, उसको आप रोको, उसको मत कहो कि ऐसा हो। युद्ध का ना एक तरीका अब बदल चुका है और युद्ध का जो ये तरीका बदला हुआ है, इस बदले हुए तरीके में व्यापार एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। व्यापार का एक अलग ही रूप भी होता जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल वारफेयर शुरू हो गया। जिस तरीके से G7 देशों ने रूस की संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और कब्जा करके उन्हीं संपत्तियों से फिर आगे की लड़ाई लड़ने की बात कहनी शुरू कर दी है, ये अब चाइना को भी टेंशन दे रहा है।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि चाइना की संपत्तियां कम है, चाइना की भी बहुत ज्यादा संपत्तियां हैं और चाइना डर रहा है कि कहीं रूस की तरह न हो। एक तो डीकपलिंग हो रही है, जो देश है वो भाग रहे हैं, वो अपने व्यापार को कहीं और ले जा रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है कि तुरंत से रातों रात में चाइना डीकपल हो जाएगा और चाइना को जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन कहते हैं अगर आप शुरुआत कर देते हैं तो फिर शुरुआत आगे चलकर धीरे धीरे ना फिर वो शुरुआत बहुत बुरा रंग लेकर आती है। जिस तरीके से चाइना का व्यापार चलता था उस तरीके से चाइना ने अपने वेयर हाउस भी बनाए हुए, लेकिन स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी में 135 बिलियन डॉलर का जुआ खेला जा रहा है। जब चाइना के अंदर इकोनॉमिक बूम थी तब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, स्टोरेज के लिए कई तरह की जगहें बनाई गई और बिल्डिंग ओनर्स ने फिर लीज पर देना शुरू कर दिया था। और ये जो लॉजिस्टिक प्रॉपर्टीज है ना, ये ईस्ट और नॉर्थ चाइना में करीब 20% तक है। चूंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा व्यापार होता है, ऐसे में लोगों ने वहाँ पे बनाया भी। ये सेक्टर कहा जा रहा है कि करीब यहाँ पर कई सारे ग्रुप ने, सिंगापुर की GIC, ब्लैकस्टोन, कैपिटल L, इन सब ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया और ये जो इन्वेस्टमेंट था करीब 135 बिलियन डॉलर का है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अब इनका धंधा चौपट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, ऐसे में कहीं ये जो 135 बिलियन डॉलर है ये एक जुआ न बन जाए, मतलब एक हानि वाली चीज न बन जाए। तो चाइना के इकोनॉमी में कुछ चीजें हैं जो पहले से ही समस्या में फंसी हुई है। वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर एक्सट्रीम वेदर का भी और जो डिजास्टर्स हैं उनके प्रभावों को झेलने के लिए भी तैयार रहने को कहा जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर जिस तरीके से बहुत सारी कंपनियां डीकपल हो रही हैं, चाइना +1 रणनीति पर चलने लगी है। यहाँ चाइना ये चाह रहा है कि उसकी इकोनॉमी को संभालने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो किया जाए। वैसे आर्मेनिया को भारत ने जोड़कर चाइना के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी है और ये आसान नहीं होने वाला है अजरबैजान के लिए, क्योंकि आर्मेनिया को वो हटा कर रखना चाहता था, पर आर्मेनिया को इसके बाद एक बड़ी सुरक्षा भी मिल जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।